प्यारे बच्चों, मैं सूर्यकांत तिवारी आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जैव प्रक्रम जो चैप्टर हम लोग का जैव प्रक्रम चैप्टर का पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या टॉपिक डिस्कस किया था? पोषण, कि पोषण कैसे होता है। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि पोषण में हम लोगों ने स्वपोषी के बारे में देखा था, प्रकाश संश्लेषण को हम लोगों ने विस्तार से जाना था, समझा था। आज हम लोग पोषण की एक दूसरी विधि परपोषी के बारे में, क्या है परपोषण के एक स्वपोषी होते हैं और दूसरा परपोषी होते हैं। तो आज हम परपोषी कैसे होते हैं, क्या होती हैं, इनका क्या मैकेनिज्म होता है, आज इसको हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, हम लोग का आज का टॉपिक क्या रहेगा? ये यूपी बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर का दूसरा लेक्चर है और इसका टॉपिक का नाम क्या है? परपोषण। मतलब परपोषण क्या होता है, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। परपोषण। और बच्चों, परपोषण क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पर माने दूसरे से, अब पोषण माने प्राप्त करना, पोषण प्राप्त करना। मतलब वे जीवधारी जो अपने पोषण को किसी अन्य दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, चाहे वो जीव पौधा हो और चाहे वो जीव जंतु हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? परपोषी या परपोषण। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर परपोषण के बारे में हम लोग समझेंगे कि परपोषण क्या है, कैसे है। तो देखिए, परपोषण की कई विधियां हैं। जैसे नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं शाकाहारी। क्या है बच्चों? शाकाहारी। शाकाहारी मतलब शाकाहारी किसे कहेंगे? कि वे जीव जो अपना भोजन किसी पौधे से प्राप्त करते हैं। मतलब वे जीव जो अपना भोजन पौधे या उनके उत्पादों से प्राप्त करते हैं, वो शाकाहारी कहलाएंगे। मतलब पौधों से ही प्राप्त करेंगे। पत्ती खाएंगे, जड़ खाएंगे, तना खाएंगे, फल खाएंगे, फूल खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, प्लांट्स ही खाएंगे, पौधे को ही खाएंगे या उनके उत्पादों को खाएंगे। जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली पौधे को खाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं लेते, वो क्या हो गए? शाकाहारी हो गए। मतलब पौधों से भोजन प्राप्त करने वाले जितने भी जीव हैं, वो सब इसके अंतर्गत रखे जाएंगे। उदाहरण स्वरूप गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, ये सब क्या है? शाकाहारी के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि गाय, भैंस, बकरी घास खाती हैं और फल जो है, खरगोश जो है फल फूल खाता है, घास भी खाता है। तो ये क्या है? एक तरीके से खाली पौधे या उनके उत्पाद को खाया जा रहा है। तो ये क्या है? शाकाहारी है। और बच्चों, शाकाहारी के बाद हम लोग देखेंगे मांसाहारी। क्या देखेंगे? मांसाहारी। तो मांसाहारी क्या होता है? मतलब मांसाहारी मांस खाने वाले। मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवित जंतु से प्राप्त करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, मैं यहाँ पर आप लोग को कुछ विशेष बातें बताऊंगा। आप ध्यान से वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुने, आपको कुछ विशिष्ट बातें का पता चलेगा कि मांसाहारी क्या है? वे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवित जंतुओं द्वारा, पौधों नहीं, जंतुओं द्वारा जो फ्लैश मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, शेर, चीता, ये सब क्या है? शाकाहारी नहीं है सब, ये क्या है? मांसाहारी। क्यों? क्योंकि मांस खाते हैं, मीट खाते हैं। ये मांसाहारी में उन्हें रखा जाएगा जो किसके द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं? मांस, किसी दूसरे जंतु के मांस खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनको मांसाहारी कहेंगे। और बच्चों, तीसरा है सर्वाहारी। सर्वा माने तो सभी कुछ, हारी मतलब आहारी, सर्वाहारी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वा पर आहारी, तो सर्वा माने सभी कुछ, आहारी माने खाने वाला।
जो सब कुछ आहार के रूप में लेता है वो सर्वाहारी है। तो सर्वाहारी जो होते हैं जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। जैसे मनुष्य है वो चावल दाल सब्जी रोटी मतलब पौधों को भी खा गया, चावल भी सब्जी पौधे से मिलता है, सब्जी भी पौधे से मिलती है, रोटी मतलब गेहूं आटा भी पौधों से प्राप्त होता है। तो चावल दाल सब्जी रोटी खा लिया तो इसका मतलब पौधों को भी खा रहा है, और मुर्गा मछली भी खाता है तो इसका मतलब मांस भी खा रहा है। जैसे बकरी है, सॉरी गलती, ये बिल्ली है, बिल्ली दूध भी पीती है, चूहा भी खाती है और रोटी भी खा जाती है। तो ये जो है आपका क्या है, सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब वो होता है जो मांस के साथ साथ पौधों को भी खाते हो। बिल्ली, मनुष्य, कुत्ता, ये सब किस में आएंगे, सर्वाहारी में आते हैं। एक होता है बच्चों मृतोपजीवी। क्या होता है, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी माने मृत, मृत जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं वो क्या कहेंगे, मृतोपजीवी। मतलब वे जीव जो मरे हुए जीवों को खाते हों वो क्या कहलाएंगे, मृतोपजीवी। तो प्यारे बच्चों जो मृतोपजीवी होते हैं वो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, जैसे या मरे हुए जीव जंतुओं से अपना पोषण प्रदान करते हैं। जैसे कवक है, तो कवक क्या आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जो है गुच्छी, मशरूम, या जिसे गांव में कुकुरमुत्ता की तरह भी कहते हैं लोग, कुकुरमुत्ता की तरफ जो होता है कवक, ये सब जो होते हैं आपने देखा होगा सड़े गले मरे हुए चीजों पर ग्रो करते उगते हैं। तो ये क्या सड़े गले मरे हुए चीजों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, मृतोपजीवी हो गए। तो पोषण प्राप्त करने के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण यहां किया गया है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि कुछ जैसे एक कोश के जीवों में न्यूट्रिशन कैसे अपटेक किया जाता है, लिया जाता है। तो जो पोषण होता है इसके कुछ चरण होते हैं। पोषण पदार्थों को ग्रहण करने के कुछ चरण होते हैं। जैसे अगर पोषक पदार्थों को हम लोगों ने अपने शरीर में लिया तो वो पोषक पदार्थ हमारे शरीर में जाने के बाद हमें किस प्रकार से ऊर्जा देंगे, इसका भी एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित विधि होती है, निश्चित पैटर्न होता है। जैसे अगर हम बात करें तो किसी पोषण के कितने चरण होते हैं, तो बच्चों 5 चरण होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पोषण के कितने चरण होते हैं उनको समझाइए, तो आप क्या कहेंगे, 5 चरण होते हैं पोषण के चरण। हम लिखेंगे अब अगला टॉपिक हम लोग का आएगा पोषण के चरण। अच्छा बच्चों, मैं यहां पर आपसे कहा था कि एक विशिष्ट बात आप लोग को बताऊंगा। अच्छा बच्चों, एक मांसाहारी है, ठीक, एक यहां पर आप देख रहे हैं कि ये मैंने क्या लिखा है, मांसाहारी, और एक है परजीवी। परजीवी मांसाहारी में भी क्या होता है कि एक जंतु दूसरे जंतु या से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, और परजीवी में भी एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, उदाहरण आप समझ लीजिए। उदाहरण से बहुत स्पष्ट रूप से समझेंगे कि मांसाहारी जैसे शेर है और यहां पर बकरी है, तो शेर को क्या कहेंगे हम, शिकारी, और बकरी को क्या कहेंगे, शिकार। और परजीवी में मान लीजिए मनुष्य है और यहां क्या है, जू, मतलब जो बालों में जू होते हैं वो है। तो मनुष्य क्या हो गया यहां पर, पोषद, और जू क्या हो गया, परजीवी। देखिए अब यहां पर हमको मतलब अंतर समझना है, दोनों में अंतर क्या है। ये परजीवी का है यहां पर, और ये मांसाहारी का है। अब अगर पूछ रहा है कि इन दोनों में अंतर क्या है,
तो देखिए यहां पर आप शेर को देखिए और बकरी को देखिए। शेर शिकारी है और बकरी शिकार है। तो शेर किससे भोजन प्राप्त करा? बकरी से है। तो जब शेर बकरी को खाएगा, शिकार करेगा, तो शेर क्या करेगा? बकरी को मार देता है, किल कर देता है। ये इसका शिकार करेगा तो बकरी मर जाएगी। ऐसा नहीं कि शेर कहेगा बकरी से कि ऐसा बकरी आओ आज तुम्हारा पूंछ खा लेते हैं, कल आना तो कान खाएंगे। ऐसा नहीं है। वो उसको सीधे क्या करेगा? मार देगा और मारने के बाद उससे भोजन खा लेगा। और यहाँ पोषक माने पोषण देने वाला और परजीवी को दे रहा है। जैसे मनुष्य के बालों में मान लो जू है, तो जू जो है वो जब मनुष्य के बालों में है तो हमारे शरीर से वो पोषक पदार्थों को ले रहा है, वो भी ले रहा है। और यहाँ शेर भी ले रहा है, लेकिन शेर अपने शिकार को मार दे रहा है और जो यहाँ पर परजीवी जो जू है वो अपने पोषक को मारता नहीं है। ऐसा नहीं कि जू पड़ गया तो आदमी मर गया, नहीं, वो उससे पोषण लेता है। वो तो चाहता है कि उसका पोषक थोड़ा लंबा जिए ताकि उसको कहीं जाना न पड़े, पोषक हमेशा पोषक पदार्थ मिलता रहे। एक अंतर और है कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कि आप देख रहे हैं जो शिकार है और जो शिकारी है, इनके दोनों के आकार में बहुत अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंट या बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब जो शिकार और शिकारी हैं उनका दोनों का आकार बहुत ज्यादा एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर पोषक और परजीवी में अगर देखेंगे जू और मनुष्य में, तो मानो कितना विशाल प्राणी है और जू इतना छोटा है कि अच्छे से दिखाई तक नहीं देता है। तो ये जो है शिकार और शिकारी मतलब मांसाहारी और परजीवी में अंतर है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि पोषण के चरण क्या स्टेप हैं, क्या चरण हैं जिससे कि हम लोग पोषण प्रदान प्राप्त करते हैं। तो पोषण के कुल 5 चरण हैं। उन्हीं 5 चरण पर आज हम क्या करेंगे? वार्तालाप करेंगे, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पोषण के चरण हमारा अगला टॉपिक है, पोषण के चरण। तो पोषण के बच्चों 5 चरण होते हैं। पहले को कहते हैं अंतःग्रहण, दूसरे को कहते हैं पाचन, तीसरे को कहा जाता है अवशोषण, चौथे को कहा जाता है स्वांगीकरण, और 5वें को कहा जाता है बहिक्षेपण। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, सवाल पूछा जाता है कि पोषण के विभिन्न चरणों को विस्तार से या संक्षिप्त रूप में समझाइए। तो जब विस्तार से पूछेगा तो आपको उदाहरण सहित समझाना है, और जब संक्षिप्त पूछेगा तो केवल इन चरणों का व्याख्या कर थोड़ा सा इनके बारे में बताना है। तो देखो बच्चों, पोषण होता है, पोषण ग्रहण में जो चरण होते हैं, सबसे पहले अंतःग्रहण की नंबर आती है। नंबर 1 पर अंतःग्रहण। तो अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है? अंतःग्रहण का सीधा सा संबंध या ताल्लुक होता है कि भोज्य पदार्थों का मुख गुहा में लेना। ध्यान दीजिएगा, कोई भी खाद्य पदार्थ है तो उसको मुख गुहा में रखना, उस खाद्य पदार्थ को मुख गुहा में लेना या रखना ही अंतःग्रहण है। जैसे उदाहरण, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आम रखा हुआ है, तो उस आम को, या यहाँ पर मान लीजिए मिठाई रखी हुई है, तो उस मिठाई को हाथ से उठाकर मुंह में रखना, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं।
कि मिठाई को हाथ से उठाकर मुख में रखना, यही प्रक्रिया कहलाएगा अंतःग्रहण। हो गया अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का इतना ही मतलब बस भोजन को, जो भोज्य पदार्थ है उसको बस क्या करना, लेना, उसको मतलब मुख गुहा में रखना, यही है अंतःग्रहण। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? अब अंतःग्रहण के बाद नंबर आता है पाचन का। किसका नंबर आता है? पाचन। कि पाचन क्या है? तो प्यारे बच्चों, पाचन को आप जानते हैं कि पाचन क्या होता है। जो भोज्य पदार्थ हमने लिया, मान लो एक गुलाब जामुन हमने मुंह में डाला, तो अब उस गुलाब जामुन को वैसे ही नहीं निगल जाएंगे, उसका क्या होगा, अब वो पाचन होगा। क्या होगा? पाचन। तो पाचन में क्या होता है, जो जटिल भोज्य पदार्थ है उसको सरल घटकों में तोड़ा जाता है। जैसे अगर रोटी खाते हैं तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, सब कुछ है, तो उसको क्या करना है, उसको तोड़ना है, सबको अलग अलग करना है, तब ना हमारी बॉडी अलग अलग उसको एब्जॉर्ब करेगी और शोषित करेगी। तो अब क्या करना है, पाचन। तो पाचन दो तरह का हो गया, जैसे उसका जो विघटन करेंगे वो दो तरह का हो गया। एक को कहते हैं भौतिक पाचन, भौतिक पाचन, और दूसरे कहते हैं रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन का मतलब होता है कि जो भोज्य पदार्थ हम लोग ले रहे हैं, जो भोज्य पदार्थ हम लोग खा रहे हैं, उसका दांत द्वारा, जो दांत भौतिक पाचन में क्या, ओठ, दांत, जीवा, ये सब क्या है, दांत क्या करता है, जो भोजन हम ले उसको चीरना, फाड़ना, कुतरना, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, उसको हम छोटे छोटे खंडों में तोड़ रहे हैं, तो ये भौतिक पाचन है। फिर उसको जीवा क्या करती है, उसको ऊपर नीचे करती है, जिससे वो अच्छे से लार का मिलाना। तो ये जो है दांतों द्वारा कुतरना, ये भौतिक पाचन है। लेकिन रसायन भौतिक पाचन से बस उसको तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे खंडों में, लेकिन उनको एकदम सिंप्लीफाई, उनको एकदम सरलीकृत या निम्नीकृत जो किया जाता है वो रासायनिक पाचन से किया जाता है। और रासायनिक पाचन होता है एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा? विभिन्न तरह के एंजाइम के द्वारा। जैसे मुख गुहा में ही लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो भोजन हमने लिया, क्या रोटी को अगर हम सीधे निगलें तो निगल पाएंगे? प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, नहीं निगल पाएंगे तो। लेकिन जब रोटी को हम चबाते हैं तो लार ग्रंथियां जो हैं, जीवा क्या करती है, उसको ऊपर नीचे करती है, तो लार जो होता है उसमें पूरा सना जाता है, और जब सना जाता है तो चिकना हो जाता है और हमारे आहार नाल में आसानी से सरकता हुआ नीचे जाता है। तो इसमें, और उसके बाद जब नीचे जाता है, अमाशय में जाता है, तो वहां विभिन्न तरह के एंजाइम उसको तोड़ते हैं। फिर नीचे जाता है, फिर दूसरे एंजाइम तोड़ते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका विघटन होता जाता है, और उसमें और निम्नीकृत मतलब उसमें जो पोषक पदार्थ हैं वो सब अलग होते जाते हैं। तो जो रासायनिक पाचन है वो किसके माध्यम से हो रहा है, एंजाइम या एंजाइम के माध्यम से हो रहा है। तो रासायनिक पाचन और भौतिक पाचन, बात समझ में आ गई कि भौतिक पाचन क्या है, पहले कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने का प्रक्रिया, तोड़ने का क्रम ही आपका क्या है, भौतिक पाचन। और रासायनिक पाचन क्या है कि जो टूटे हुए पदार्थ हैं, जो भोज्य पदार्थ आपने मतलब रासायनिक भौतिक पाचन में तो आपने दांतों से कुतर दिया, तो कुतरने के बाद छोटे हो गए, तो उनको उनमें से अभी उनको और निम्नीकृत करना है ताकि पोषक पदार्थ आपको एकदम सेपरेट हो जाए। उस पोषक पदार्थ को सेपरेट करने का काम या उनको और ज्यादा पचा जो है, उनको विशेष प्रकार के रसायनों द्वारा उनको और तोड़ा जाता है, निम्नीकृत किया जाता है। उन रसायनों को एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम एक रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ द्वारा पचाया जा रहा है, तो ऐसे पाचन को रासायनिक पाचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? रासायनिक पाचन।
अब आगे हम लोग तीसरा चरण देखेंगे जिसका नाम है अवशोषण। क्या नाम है बच्चों? अवशोषण। यहां ध्यान देने वाली बात है कि अवशोषण क्या होता है कि अवशोषण का मतलब है सोखना। जैसे जो भोजन हमने लिया वो पच गया, मतलब उसमें से कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, लिपिड सब हो गया अलग अलग, तो अब उसका हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। तो अवशोषण कैसे होता है? उसमें क्या होते हैं, जैसे हमारी जो आंत होती है, छोटी आंत में मैक्सिमम अवशोषण होता है भोज्य पदार्थों का। तो जो छोटी आंत होती है उसमें उसका जो दीवार होती है, उसकी जो नली होती है, नली की जो दीवार होती है उस तरह से सीधी नहीं होती, बल्कि सीधी नहीं होती है, बल्कि वो क्या होती है, इस तरह से होती है। यहाँ पर देखें बच्चों, वो इस तरह से होती है कि इसमें ऐसे ऐसे उभार बने होते हैं, उभार और धसाव। इस तरह से उभार और धसाव होते हैं। तो बच्चों आप बताइए कि वो सीधी नहीं होती, ऐसा क्यों होती है? इसको बिलाई कहते हैं। ये जो उभार और धसाव इनको बिलाई कहते हैं। तो बताओ, या इनको रसांकुर भी कहा जाता है। तो ये ऐसा क्यों होते हैं? अच्छा देखो, अगर किसी पानी को इसमें से गिराया जाए, इस पाइप से, और उसी उतना ही पानी को इससे गिराया जाए, दोनों की लंबाई एक बराबर है, तो बताओ यहां से पानी इधर कब बाहर कब किस में जल्दी निकलेगा? इस वाले में या इस वाले में? इसमें जल्दी निकलेगा या इसमें जल्दी निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये एकदम चिकनी नली है और पानी यहां से गिराएंगे तुरंत बाहर आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, जल्दी बाहर नहीं जाएगा, निकलेगा लेकिन बहुत धीमा निकलेगा। क्यों? क्योंकि नली चिकनी नहीं है, इसमें कहीं उभार है, कहीं धसाव है, कहीं उभार है, कहीं धसाव है, तो पानी आएगा यहाँ भरेगा ऊपर, तो ये धीरे धीरे स्पीड इसकी कम हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये जो दीवार होती है इसमें उभार और दो धसाव होते हैं, तो भोजन की गति यहाँ बहुत धीमी हो जाती है। और जब गति धीमी हो जाएगी तो जो हमारी रुधिर केशिकाएं हैं वो क्या करेंगी, उसमें से जो भोजन है आसानी से पोषक पदार्थों को उसमें से ग्रहण कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। मतलब उनको अवशोषण करने के लिए ज्यादा समय और जगह दोनों ज्यादा मिलेगा। तो वो क्या करेंगे, जो भोजन में जो पोषक पदार्थ है उसको अच्छे से क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो भोज्य पदार्थों के अवशोषण की क्षमता को बढ़ाने के लिए छोटी आंत की जो दीवार होती है वो उसमें क्या होता है, उभार पाए जाते हैं, उभार और धसाव पाए जाते हैं, जिससे भोजन का अवशोषण बढ़ जाए। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो जब भोज्य पदार्थ अवशोषित हो गया, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है, उसको कहते हैं स्वांगीकरण। और अब जान लीजिए बच्चों, सबसे ज्यादा अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगर हम बड़े जीवों की बात करें जिसमें आंत ये सब चीजें पाई जाती है, अमीबा पैरामीशियम में तो आंत होता ही नहीं है, तो उसमें कैसे होता है, उसमें क्या होता है, विशेष तरह की खाद्य रिक्तिका बनती है और पूरे शरीर में ऐसे घूमती है, और जहां जितनी जरूरत है वहां उसमें से निष्कासन होता रहता है, अवशोषण। यहां पर स्वांगीकरण क्या है, स्वांगीकरण की विधि क्या होती है, तो जो भोज्य पदार्थ अवशोषित हुआ है वो क्या होगा, रुधिर केशिकाओं द्वारा पूरे शरीर में जाएगा, पूरे शरीर में। तो शरीर के जिस अंग को जिसकी जरूरत है जितनी ज्यादा, वो उसमें से ले लेगा। जैसे मैं मान लीजिए अभी पढ़ा रहा हूं या मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, तो हमारे पैरों की कोशिकाओं को या मांसपेशियों को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, उस रुधिर केशिकाओं में जो पोषक पदार्थ है उसको बड़ी तेजी से या अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेंगे, जिससे क्या हो, अवशोषित कर ले ली। तो लेने के बाद स्वांगीकरण में क्या होता है, लेने के बाद वो उसका क्या उपयोग करेंगे, कुछ न कुछ तो उपयोग करेंगे, या तो उससे ऊर्जा का उत्पादन करेंगी, या तो उससे शरीर का वृद्धि और विकास होगा, या तो शरीर का टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत होगा। तो इसका मतलब जो भोज्य पदार्थ अवशोषित किया गया है, उस अवशोषित भोज्य पदार्थ
का हमारे शरीर के कोशिकाओं अथवा अंगों द्वारा वृद्धि, विकास या मरम्मत में अनुप्रयोग किया जाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण क्या होता है, एक बार फिर से सुन लें। अवशोषित हुए भोज्य पदार्थ का शरीर कोशिकाओं द्वारा वृद्धि, विकास या मरम्मत में उपयोग होना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। मतलब स्वांगीकरण से हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होती है। इसीलिए अगर वृद्धि, विकास और मरम्मत अच्छे से हो, इसके लिए हमें निश्चित रूप से अच्छा डाइट, अच्छा भोजन प्रतिदिन लेना चाहिए। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब हम अगला देखेंगे, पांचवा बहिक्षेपण। बहिक्षेपण देखो बच्चों, मतलब पांचवा हम लोग का क्या है, बहिक्षेपण। तो बहिक्षेपण हमको जानना है, तो उससे पहले हम ये जान ले बच्चों कि क्या हम जितना भोजन लेते हैं, जितना खाना खाते हैं, क्या उसमें सब कुछ हमारे शरीर के लिए उपयोगी है? हमारा शरीर, हमारी कोशिकाएं उन चीजों को तो ग्रहण कर लेती हैं जो उसके लिए उपयोगी हैं, जो उनके काम की हैं उसको वो ग्रहण कर लेती हैं, उनको ले लेती हैं। लेकिन जो बचे हुए हैं, जो कि उनके काम के नहीं हैं, या जो डाइजेस्टेबल नहीं है, जो मतलब पाचन योग्य नहीं है, जो एक तरह से कहें अपशिष्ट के रूप में, अपशिष्ट माने बेकार की चीजें हैं, अपशिष्ट के रूप में बचे हुए हैं, क्या करेंगी, उनको शरीर से बाहर निकालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में अगर ये अपशिष्ट पदार्थ लंबे समय तक रहेंगे तो ये बहुत ही विकट तरह की समस्याओं को उत्पन्न करते हैं, बीमारी को उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये इस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए क्या करते हैं, नियमित रूप से जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको मल द्वार के द्वारा, वो बड़ी आंत से होते हुए मल द्वार के द्वारा शरीर से बहिक्षेपित कर दिए जाते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों बहिक्षेपण। क्या कहते हैं, बहिक्षेपण। मतलब प्यारे बच्चों, एक बार हम फिर से देख लें कि पोषण के चरण कितने होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं पोषण के 5 चरण हैं, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो बच्चों अंतःग्रहण में क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ हैं उनका ग्रहण किया जाता है, भोज्य पदार्थों को हम ग्रहित करते हैं। बस भोज्य पदार्थों को मुख गुहा में रखना, यही अंतःग्रहण है। और पाचन में क्या किया जाता है, जो भोज्य पदार्थ है उनको सरल घटकों में तोड़ना। वो भौतिक भी होता है और रासायनिक होता है। भौतिक दांतों के माध्यम से कुतरना, चबाना, ये सब हो गया, और रासायनिक एंजाइम के माध्यम से उनको विघटित करना। अवशोषण, जो पचे हुए भोज्य पदार्थ हैं पाचन के बाद, उनमें से हमारी रुधिर केशिकाओं द्वारा आवश्यक उपयोगी पदार्थों को अवशोषित करना, यह अवशोषण हो गया। और स्वांगीकरण क्या है कि जो अवशोषित भोज्य पदार्थ हैं उनका हमारा शरीर के उपापचयी क्रियाओं में प्रयोग होना, मतलब वृद्धि, विकास, मरम्मत, इन सारी गतिविधियों में उनका प्रयोग होना, यही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। बहिक्षेपण क्या है कि जो भोजन पाचन की क्रिया, मतलब स्वांगीकरण ये सब हो गया, तो उसके बाद जो ऐसे भोज्य पदार्थ है जो पाचन में योग्य नहीं है या हमारे शरीर में अवशोषण के योग्य नहीं है, अपशिष्ट के रूप में बचे हुए हैं, वो क्या है, उनका शरीर से मल द्वार के माध्यम से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, बहिक्षेपण। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज पोषण की एक दूसरी विधि पर पोषण के बारे में पढ़ें। उसमें हम लोगों ने पर पोषण का कुछ प्रकार देखा, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतोपजीवी, इन सारी चीजों के बारे में देखा। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मांसाहारी और परजीवी के बीच के अंतर को भी देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने पोषण के 5 चरण के बारे में जाना। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा क्या देखेंगे
कि अमीबा में पाचन कैसे होता है। तो अमीबा को जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अमीबा क्या होता है, एक कोश की प्राणी है, एक ही कोशिका से बना हुआ है, एक ही कोश की प्राणी है और इसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है। तो ये जो भोजन ग्रहण करता है तो भोजन ग्रहण कैसे करेगा कि इसमें क्या होते हैं, इसके बॉडी का आकार, इसके शरीर का आकार हमेशा बदलता रहता है। और जब बदलता रहता है आकार, तो जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा फूड है जिसको ये खाना चाहता है, तो ये क्या करता है, ये उस फूड के चारों तरफ एक घेरा टाइप बनाता है और ये जो उभार निकलते हैं इसको सीडोपोडिया या हिंदी में इसी को कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कूटपाद। कूट माने होता है मतलब गलत, जो सही ना हो, और पाद माने पैर। पैर जो हम लोग का पैर है तो क्या है, चलने में मदद करता है, वो अभी भी है, बाद में भी रहेगा, लेकिन ये भी चलने में या भोजन को पकड़ने में मदद करता है। लेकिन ये सही में पाद नहीं है, क्योंकि अगर सही में पाद रहता है, सही में पैर रहता है तो हमेशा रहता है, ये अभी है फिर गायब हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कूट पाद या सीडोपोडिया। अब जो बच्चों हम लोग का है, आगे क्या होता है कि जैसे ये भोजन को इस प्रकार हमने क्या क्या भोजन को ग्रहण करना, ही क्या कहलाता है, इंजेशन, या इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण हो गया। अब अंतःग्रहण के बाद ये आगे क्या होगा बच्चों कि ये जो अमीबा है, अमीबा के चारों तरफ ये एक झिल्ली जो मेम्ब्रेन बन जाती है, तो इसको कहते हैं खाद्य धानी। ये फूड वैक्यूल है, इसको हम लोग कहते हैं खाद्य धानी। ये खाद्य धानी है जिसमें कि भोजन पैक हो गया, ये भोज्य पदार्थ जो था पैक हो गया, ये खाद्य धानी है, फूड वैक्यूल है। खाद्य धानी। तो इस खाद्य धानी में क्या होगा, एंजाइम जो है प्रवेश करेंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, एंजाइम को बीकर भी कहते हैं, हम लिख सकते हैं एंजाइम का खाद्य धानी में प्रवेश, खाद्य धानी में प्रवेश करता है। ये हिंदी और अंग्रेजी हमने दोनों का लिख दिया है बच्चों, आपको कोई समस्या नहीं हो इसके लिए। एंजाइम इंटरिंग फूड वैक्यूल्स, या हम कहते हैं एंजाइम का खाद्य धानी में प्रवेश। तो देखिए ये तीर बता रहा है कि ये जो भोजन है इसमें विभिन्न तरह के एंजाइम जाएंगे। तो आपको पता है एंजाइम हमने क्या बताया, बीकर क्या करते हैं, ये रासायनिक पाचन करते हैं, मतलब ये भोज्य पदार्थों को विघटित कर देंगे और इसको तोड़ देंगे सरल घटक में। जब इसको सरल घटकों में तोड़ देंगे तो ये जो भोजन खाद्य रिक्तिका है, इसके अंदर ये भोज्य पदार्थ देखे पच गए, और जब पच जाएंगे तो जो पचा हुआ भोजन है वो बाहर, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट, मतलब पचा हुआ भोजन क्या है, चारों तरफ बाहर आएगा। इसमें क्या होगा, ये डाइजेस्टेड फूड, मतलब क्या लिख सकते हैं, पचा हुआ भोजन, पचा या पचे हुए भोजन का अवशोषण। जो पचे हुए भोजन है इनका क्या होगा, अवशोषण हो गया। देखिए भोजन पचा, डाइजेशन, यहां इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाचन, फिर एब्जॉर्प्शन माने अवशोषण, मतलब जो भोजन पचा था वो क्या है, जब ये रिक्तिका जो खाद्य रिक्तिका है वो चारों तरफ शरीर में घूमेगी, तो घूमेगी तो क्या होगा, इसमें जो भोजन भरा हुआ है वो भोजन क्या होगा, पूरे कोशिका के अंदर फैल जाएगा। इसको हम कहेंगे जो पचा हुआ भोजन है उसका शरीर, इसकी कोशिकाओं द्वारा, ये तो कोशिका एक ही है तो इसके पूरे कोशिका में अवशोषण हो रहा है। इस पाउच से, इस झिल्ली से, इस रिक्तिका से भोजन की जो पचे हुए कण है वो बाहर आएंगे, जिससे वो पूरे कोशिका में समान रूप से वितरित हो सके। अब आता है स्वांगीकरण, मतलब इसको एसिमिलेशन कहते हैं अंग्रेजी में, स्वांगीकरण।
तो स्वांगीकरण में क्या होता है बच्चा, हमने आपको अमीबा में वृद्धि, यहां पर क्या लिखा, अमीबा में वृद्धि। अमीबा में वृद्धि। देखो बच्चों, हमने क्या कहा कि स्वांगीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जो पचा हुआ भोजन है उसका अपने उपापचय में प्रयोग करती हैं। उपापचय का मतलब वृद्धि में, विकास में या मरम्मत में। तो जब यहाँ पर भोजन पच गया, कोशिका द्वारा अवशोषित भी हो गया, तो उसके कोशिका द्रव्य में या उसके आकार में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो जो वृद्धि हुआ वही क्या कहलाएगा, स्वांगीकरण। तो बच्चों, जो भोजन अमीबा ने ग्रहण किया, क्या वो सारा उपयोग में ला दिया गया? ऐसा तो नहीं है कि सबका सब उपयोग में आ गया होगा। उसमें से कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होंगे जो अपशिष्ट के रूप में बचे होंगे। तो अमीबा का जो अपशिष्ट वाला जो पदार्थ होता है, वो अमीबा की जो मेम्ब्रेन, जो झिल्ली होती है, वो घूमता हुआ जैसे झिल्ली से आकर टच होता है, स्पर्श करता है, वहां से झिल्ली फटकर उसे तुरंत बाहर, क्योंकि अमीबा एक ऐसा जीव होता है, न तो इसमें भोजन को पकड़ने के लिए कोई फिक्स, कोई निश्चित अंग होते हैं, न तो निक्षेपण के लिए या बहिक्षेपण के लिए। जिससे हम लोगों ने देखा कि उच्च वर्गीय जीवों में, जंतुओं में क्या होता है, मलद्वार होती है, लेकिन वहां कोई ऐसा मलद्वार नहीं होता है। वो जैसे ही उस कोशिका झिल्ली या मेम्ब्रेन से संपर्क में आएगा, ये फटकर उसे तुरंत क्या कर देगी, बाहर। तो इसी को कहते हैं, इस प्रक्रिया को बहिक्षेपण या इजेशन। मतलब हम यहां पर हिंदी में लिख सकते हैं कि अपशिष्ट भोज्य पदार्थ का निष्कासन। जो अपशिष्ट भोज्य पदार्थ है, इसका निष्कासन। देखिए बच्चों, अगर हम पांचों चरण को एक बार फिर से देखें, अमीबा में कैसे पाचन हो रहा है, तो प्यारे बच्चों देखो, ये अमीबा है और यहाँ पर मान लीजिए कोई भोज्य पदार्थ है, तो क्या होगा, अमीबा की जो कोशिका की जो बाहरी परत है, कोशिका झिल्ली है, वो क्या करेगी, एक विशेष तरह का उभार डेवलप करती है, तो उसको हम कहते हैं कूटपाद। ये जो उभार विकसित हो रहे हैं, ये आपस में ऐसे देखो, अगर आपस में स्पर्श मतलब टच कर जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक झिल्ली बन जाएगी। इस झिल्ली को हम कहते हैं खाद्य धानी। अब मतलब भोजन को हमने क्या होता है, अंदर लेना ही अंतःग्रहण कहलाता है, तो अंतःग्रहण हो गया। अब ये जो झिल्ली जिसमें भोजन बंद है, इसमें क्या होता है, विभिन्न तरह के एंजाइम प्रवेश करते हैं। तो जब एंजाइम प्रवेश करेंगे तभी तो भोजन को तोड़ेंगे, सरल करेंगे। तो एंजाइम द्वारा जो पाचन होता है उसको रासायनिक पाचन कहते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर खाद्य धानी में एंजाइम प्रवेश कर रहे हैं, जो तीर द्वारा दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एंजाइम का खाद्य धानी में प्रवेश या एंजाइम इंटरिंग फूड वैक्यूल्स। एंजाइम क्या है, जो खाद्य धानी में प्रवेश किया, तो जब प्रवेश किया तो भोजन को क्या किया, पचा दिया। और जब भोजन को पचा दिया तो क्या है कि अब यहां पर देख रहे हैं बच्चों कि पचे हुए भोजन का पाचन हो गया। अब शरीर के विभिन्न भागों में इसका अवशोषण होगा कोशिका के। तो ये क्या होगा कोशिका द्वारा, ये देखिए बाहर तीर इससे ऐसा दिखा रहा है कि खाद्य धानी में से जो पचा हुआ भोजन है वो क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। इसको कहते हैं पचे हुए भोजन का अवशोषण हो गया है, एब्जॉर्प्शन पूरे कोशिका के अंदर। तो इसको हम कहते हैं, या अंग्रेजी में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट, बाहर आ गया। तो बाहर आ गया, तो बाहर आने के बाद जो भोजन है, जो भोजन बाहर आया मतलब जो अवशोषित भोजन है, वो अमीबा द्वारा वृद्धि, विकास या मरम्मत में उपयोग किया जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। तो देखो यहाँ क्या हुआ, अमीबा की वृद्धि हो गई, अमीबा ग्रो मतलब अमीबा में वृद्धि हो गई। अब वृद्धि हो गई, इसका आकार बढ़ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्वांगीकरण। और जो भोजन थे, उस भोजन में कुछ तो कुछ अपशिष्ट बचा होगा, मतलब जो कि उपयोग में नहीं लाया गया, अपशिष्ट।
तो वो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो घूमता हुआ जैसे ही अमीबा के कोशिका भित्ति के या कोशिका झिल्ली के से संपर्क में आएगा, झिल्ली फट जाती है और वो अनडाइजेस्टेड फूड मतलब अपशिष्ट भोज्य पदार्थ निष्कासित हो जाता है बाहर। तो ये बच्चों अमीबा में पाचन के विधि थी और इसके ये चरण थे, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो इस तरह से बच्चों आज का जो हमारा क्लास था, हमारा जो लेक्चर था वह अमीबा में जो पाचन है इसको समझाने के साथ ही खत्म हुआ। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? पर पोषण को पढ़ा, उसके प्रकार को पढ़ा, पोषण के विभिन्न चरणों को देखा और जो है अमीबा में पोषण कैसे होता है उसको हम लोगों ने अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कोई भी लेक्चर छोड़े नहीं और अगला कोई लेक्चर देखने से पहले पिछला लेक्चर जरूर देखें और उसकी डीपीटी जो डीपीपी जो डेली प्रैक्टिस पेपर होता है उसको जरूर सॉल्व करें। उससे होगा क्या कि देखिए हर लेक्चर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब आप पिछला लेक्चर देखकर अगला देखेंगे तो आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा और जब डीपीपी आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन के आंसर आपके जुबान पर होंगे। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कोई भी अगर नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बच्चों, हमारे चैनल माई ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।